गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग टेस्ट 1 के हिस्ट्री वाले सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और बेसिकली अगर आप देखें तो डिस्कशन शुरू करने के पहले एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है मेरे प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लगते या ऐसा भी हो सकता है मेरे प्रश्न आपको आसान लगते। दोनों स्थितियां हो सकती, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें, वे प्रश्न ऐसे नहीं हैं जो केवल प्रश्न हैं। वे प्रश्न एक अप्रोचेज आपको देकर के जाएंगे, जिस अप्रोच का अगर आप इफेक्टिवली इस्तेमाल करते तो यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। प्रश्न चाहे वहां पर कुछ भी पूछे जाए। जैसे एक प्रश्न हमने दिया, शॉर्ट नोट्स पर सबसे पहले आऊं क्योंकि यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात बतला दूं, हर टेस्ट में हमारी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। इसका मतलब समझ में आया? जैसे 3 में 2 पिछले बार दिया, तो हो सकता है नए वाले टेस्ट में 3 में 3 आपको करना हो सकता है उसके अगले टेस्ट में आपको 4 में 3 करना हो। ठीक है, और स्थिर करने की हमारी पूरी कोशिश होगी ताकि एक ओपन माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। जब ओपन माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएंगे, तीनों हर स्थिति के लिए आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी होगी तो आप सिचुएशन के साथ आप कोप अप करने में ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। पहला शॉर्ट नोट्स जो हमने दिया वह यह कि राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों का योगदान। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों के योगदान की बात करें तो यहां पर मैं इंडिकेट करना चाहूंगा आपको कि मोटा मोटी आप 1927 से पिक करें और 1947 तक आप जाएं। ये जो है यह ड्यूरेशन होगा। ओके, अब अगर समाजवादियों के योगदान को हम देखें तो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें 5 से 6 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। 5 से 6 पॉइंट अगर आपके पास हैं तो आप इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। पहला डायमेंशन अगर शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो कहीं ना कहीं समाजवादियों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारूपन प्रदान करना। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज देने का श्रेय समाजवादियों को जाता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यह कह सकते कि इन्होंने क्या किया, तो आईएनएम के लक्ष्य को रीडिफाइन किया
और जब कह रहा हूं आईएनएम के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लक्ष्य को रीडिफाइन करना, तो लक्ष्य को किस रूप में इन्होंने रीडिफाइन किया? तो दो कंटेक्स्ट में। पहला कंटेक्स्ट अगर देखें, डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज, यह एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी चीज से आप परिचित नहीं हैं। कंप्लीट फ्रीडम की बात जो है किन्होंने की? इंडिपेंडेंस की बात पहली बार इन्हीं समाजवादियों ने की। सुभाष और नेहरू, इन दोनों की जुगलबंदी ने जो है डोमिनियन स्टेटस से नेशनल मूवमेंट के अल्टीमेट गोल को रिडिफाइन करते हुए कंप्लीट फ्रीडम की बात की थी। और दूसरा, अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो दूसरा काम इन्होंने क्या किया? सत्ता परिवर्तन जो है, रिजिम चेंज को व्यवस्था परिवर्तन का रूप देना। क्योंकि उसके पहले पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती थी, चेंज इन सिस्टम की बात नहीं होती थी। चेंज इन सिस्टम की बात शुरू करने का श्रेय समाजवादियों को जाता है, नहीं, उन समाजवादियों को जाता है जो समाजवादी वामपंथ की पृष्ठभूमि से आ रहे थे। उस समय तक वामपंथ जो है आजकल आज की तरह गाली में नहीं तब्दील हो, नहीं। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो इसी के अनुरूप इसने क्या किया? इसी के अनुरूप इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के एजेंडे को भी रिडिफाइन किया। इस एजेंडे को रिडिफाइन किया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो मोटा मोटी लेकर के चले 1931 से लेकर के 1939 तक, 1931 से लेकर के 1939 तक अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादियों की गिरफ्त में होता। अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, आईएनएम का जो सामाजिक आर्थिक एजेंडा है, उस सामाजिक आर्थिक एजेंडे को रिडिफाइन करने में अगर आप जाकर के देखें तो कराची प्रस्ताव जो 1931 का है, यह माना जाता है कि समाजवादियों को खुश करने के लिए लाया गया था। समाजवादियों का कराची प्रस्ताव पर प्रभाव था। अगर उसी के कंटेक्स्ट में आगे आप मूव करें तो अगला जो डायमेंशन उभर करके आता है 1937 में फैजपुर प्रस्ताव जाए, 1937 के फैजपुर प्रस्ताव में जाएं तो सीधे सीधे समाजवाद की छाप वहां पर दिखाई पड़ती। 1938 में जाकर के देखें, राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन होता, वह भी समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम है, नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें,
समाजवादियों ने कैसे भारत का सपना देखा? तो अगर इस कंटेक्स्ट में मूव करें, इनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? तो समाजवादियों ने समाजवादी समाज का सपना देखा। समाजवादियों ने धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा। समाजवादी समाज का सपना देखा, धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा। समाजवादियों को अगर आप जाकर के देखें तो उन्होंने समता मूलक न्यायपूर्ण समाज का सपना देखा। और केवल सपना देखा नहीं, बल्कि उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए संगठनात्मक पहल भी की। नाइनटीन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता, फिर आगे चल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों के योगदान पर पूरी की पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके योगदान की चर्चा ना की जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो शीर्ष आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समाजवादियों की एक और खासियत थी। समाजवादियों की खासियत क्या थी? मोरल एथिकल डायलेमा से मुक्त है। इनके लिए क्या है? साध्य सर्वोपरि है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो कंक्लूसिवली क्या कहना चाहूंगा? तो कंक्लूसिवली मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो आजादी के साथ साथ आजाद भारत के दिशा एवं दशा के निर्धारण में अहम भूमिका। मतलब इनकी भूमिका कितनी अहम रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगा ले, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बहिष्कार के बावजूद
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर समाजवादियों का गहरा असर दिखाई पड़ता। पूरे के पूरे डीपीएसपी पार्ट को आप देख लें। देखिए तो इसमें ऐसा कोई बिंदु है जिसको आप नहीं जान रहे हो? इसमें ऐसा कोई बिंदु हो जिसको नहीं जान रहे हो? क्या क्या? नहीं, इसमें कोई अधिकार नहीं है, समझे? इसमें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? क्योंकि सवाल पूछने के लिए आपको नैतिक रूप से जो है दुरुस्त होना होगा। और आप एआईएसएफ वाले लेटर पैड पर जो है क्लास नोट्स बना रहे हैं और अपने को वामपंथी भी कहिएगा ना। इसमें ऐसा कुछ है जिससे आप परिचित ना हो? नहीं। और अगर परिचित हैं तो फिर आंसर का हिस्सा चीजें क्यों नहीं बन पा रही हैं? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न हमारा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैंने रॉकेट साइंस के रूप में आपके सामने रखा। बढ़े यहां से आगे? नहीं। मोदी जी के भारत में सवाल पूछने की मनाही है, समझे? चलिए अगला शॉर्ट नोट्स आए। भारत के साथ देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें आप लोगों ने इस शॉर्ट नोट्स को रिस्पॉन्ड करते हुए क्या किया? कहानी सुना दी जितनी चीजें याद होंगी। बेसिकली अगर आप देखें तो माउंटबेटन प्लान, (1947) इन्होंने 565 देशी रियासतों को विकल्प दिया। या तो विलय, किसी के साथ भी, भारत या पाकिस्तान के साथ, या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। और इस विकल्प ने क्या किया? तो इस विकल्प ने भारत के बिखराव की संभावना को क्या किया? भारत के बिखराव की संभावना को इसने बल प्रदान करने का काम किया। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस माउंटबेटन प्लान के प्रति
नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स क्या रहा? तो नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स अगर आप देखें तो उस रेस्पॉन्स का संकेत हमें मिलता ग्वालियर सम्मेलन 1947 में। ऑल इंडिया पीपुल्स स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इसमें, और इसमें अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा था? अध्यक्षता करते हुए नेहरू ने कहा था कि जो राज्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने से इनकार करेंगे, नहीं, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। स्पष्ट नेहरू ने घोषणा की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल ना होने पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, 22 जून 1947 को चले जाएं, जून 1947 को देसी रियासत विभाग का कार्यभार संभालते हुए सरदार पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि भारत को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके क्षेत्र का कोई इलाका ऐसा रह जाए जो उस संघ को नष्ट कर दे जिसे सबने मिलकर अपने खून पसीने से बहाया। अर्थात इन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी संघ को नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं। मतलब अगर आप देखें तो ये चीजें क्या बतलाती हैं? ये चीजें यह बतलाती हुई आती हैं कि कहीं ना कहीं चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार पटेल हो, दोनों ने देसी रियासतों के प्रति रवैया क्या अपनाया? देसी रियासतों के प्रति सख्त रवैया अपनाया। इस चीज को मिस नहीं करना है, नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आगे चल करके क्या होता? तो अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, स्थिति क्या है? यहां पर यह चीज भी ध्यान रखेंगे, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना। देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए साम दाम दंड भेद की नीति वहां पर अपनाई गई है, क्योंकि ये देसी रियासत अगर आप देखें तो 552 देसी रियासतें थी।
ठीक है। अगर आप देखें 48% भारतीय क्षेत्र और 28% भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इनकी वैधानिक स्थिति क्या थी? इनकी वैधानिक स्थिति थी स्वतंत्र, और ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी। और इनको विकल्प तो यहां पर दिए ही गए थे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तब स्थिति यह होती कि 549 प्रिंसली एस्टेट ने विलय को स्वीकार किया। ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन परेशानी 3 जगहों पर आई। किन पर? कश्मीर पर, जिसे अक्टूबर 1947 में यह किया गया। समस्या आई जूनागढ़ में, जिसे फरवरी 1948 में और दिक्कत आई हैदराबाद, जिसे अगर आप जाकर के देखें सितंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय किया गया। आपको कहानी नहीं लिखनी थी, यह प्रश्न आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रश्न आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री के रूप में और देशी रियासत विभाग के मुखिया के रूप में सरदार पटेल की भूमिका इसमें कैसी रही, कैसे उन्होंने डिसिसिव रोल प्ले किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1920 के नागपुर अधिवेशन से कांग्रेस ने रुचि लेनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने देशी रियासतों के जो शासक थे उनसे यह आग्रह किया कि वे वहां उत्तरदायी सरकार के गठन की दिशा में पहल करें। 1927 में देखेंगे कांग्रेस ने हस्तक्षेप करने से, देशी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। आगे चल करके अगर आप जाकर के देखें तो 1939 में आकर के देखेंगे इस मसले पर सुभाष और कांग्रेस के अन्य सदस्यों में मतभेद भी थे। 1939 में आकर के कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति बदली, और देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति बदलते हुए जो है कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि अगर देशी रियासत में औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है कांग्रेस उनको समर्थन देगी। और जब कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई तो उस स्थिति में ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के बीच इंटीग्रेशन का मार्ग प्रशस्त होता हुआ आता। और इस कंटेक्स्ट में देखें तो सही मायने में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इस मायने में कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विस्तार केवल ब्रिटिश प्रांत तक नहीं था बल्कि देशी रियासतों में भी उसका प्रभाव था, उसका विस्तार था। आगे चल करके देखें 1947 का जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके संदर्भ में मैंने आपके साथ चर्चा की। तो कहने का तात्पर्य यह कि कांग्रेस की जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी और देशी रियासत की जो जनता थी उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है, एक कनेक्ट भी डेवलप हो रहा है। और उसको कैपिटलाइज करवाने की, आज भले नेहरू को चाहे जितनी गालियां दे दी जाए
क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो जिन्ना भी तो थे, पाकिस्तान भी तो था, मुस्लिम लीग भी तो था, नहीं? जब उसके सापेक्ष अगर कांग्रेस की लीडरशिप के विजन को रख करके देखेंगे तब आपको उस विजन की अहमियत का पता चलेगा। यह जो अंडरस्टैंडिंग और यह जो कनेक्ट डेवलप हो रहा है देसी रियासतों की लीडरशिप के साथ कांग्रेस की लीडरशिप का, ये इस कनेक्ट ने माउंटबेटन प्लान जब इंट्रोड्यूस होता है तो उस समय इस कनेक्ट ने अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है। उस कनेक्ट का इस्तेमाल किया। कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखें, जो पॉपुलर विजन है, रियलिटी उसके अगेंस्ट है। कश्मीर के मसले पर अगर आप जाकर के देखें, स्थिति क्या थी बतला देता हूं। कश्मीर रियासत में देखें, वहां के महाराजा हरि सिंह थे, नहीं, हिंदू थे, और प्रजा जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों थी, ठीक है। वहां पर महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट कर्ण सिंह जो है कश्मीर की जनता को मोबिलाइज कर रहे थे और एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सोशलिस्ट ओरिएंटेशन के साथ डेमोक्रेटिक मूवमेंट को संचालित कर रहे थे। कश्मीर को लेकर के जो विवाद उभरता, तो कश्मीर को लेकर के सरदार पटेल के विजन और नेहरू के विजन में फर्क होता है। सरदार पटेल कश्मीर को लेकर के बहुत इच्छुक नहीं थे, क्योंकि सरदार पटेल का मानना था कि यह कश्मीर जो है आने वाले समय में भारत के गले की घंटी बन जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं वो ये मान के चलते थे ज्यादा बेहतर है उसको छोड़ ही दिया जाए। लेकिन कश्मीर के मसले पर अगर आप देखें तो पंडित नेहरू के जो अप्रोच थे वो कहीं ज्यादा प्रैग्मेटिक थे, वो कहीं ज्यादा व्यवहारिक थे। जबकि नेहरू और सरदार पटेल के व्यक्तित्व को अगर देखें तो दोनों के व्यक्तित्व में ह्यूज डिफरेंसेज आपको दिखाई पड़ेंगे। नेहरू की पर्सनालिटी रोमांटिक आपको दिखाई पड़ेगी, फेवियन सोशलिस्ट उनको कहा जाता, और सरदार पटेल जो हैं वो रियलिस्टिक हैं, वो यथार्थवादी हैं। लेकिन कश्मीर के मसले पर अगर आप जाकर के देखें तो कश्मीर के मसले पर अति यथार्थवादी सरदार पटेल हो जाते, नेहरू ज्यादा रियलिस्ट दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एक तो नेहरू कश्मीर के सामरिक महत्व को समझते थे, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे, और दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट यह उभर करके आता कि नेहरू का कश्मीर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी था, क्योंकि नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी था। लेकिन इस डिफरेंसेज के बावजूद अगर आप देखें तो कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ है उस विलय को क्रियान्वित करने का श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि नेहरू उस समय देश से बाहर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के माध्यम से कश्मीर के विलय की पूरी कार्य योजना को अंजाम तक पहुंचाया। होता यह कि कहीं न कहीं महाराज हरि सिंह जो है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहते, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। पाकिस्तान ने बैक में रहते हुए कबायलियों से हमला करवाया, और जब कबायलियों से हमला करवाया तो ये जो हैं महाराजा हरि सिंह अपने दम पर उस हमले से निपटने की स्थिति में नहीं थे, तो मजबूरन उन्होंने भारत से सहायता मांगी, और भारत ने सहायता की शर्त रख दी कि हम अगर आपकी मदद करेंगे तो किस आधार पर मदद करेंगे, हमारे पास पोजीशन होना चाहिए। और भारत ने शर्त के रूप में विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात की, और तब जाकर के देखेंगे, यद्यपि ये विवादास्पद चीजें हैं लेकिन यहां पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। विलय की शर्तों पर सहमत होने के बाद भारतीय सेना जो है वह कश्मीर में उतरती है, और तब जाकर के कबायली के हमले से कश्मीर की रक्षा करती। तो अल्टीमेटली कश्मीर के कंटेक्स्ट में ये डेवलपमेंट होती। जूनागढ़ के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जूनागढ़ की 80% जनता हिंदू थी, नवाब मुसलमान थे, और नवाब जो है जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ लेकर जाना चाहते थे। तो वहां पर अगर आप देखें तो पीपुल्स रिवेलियन को क्राफ्ट किया गया, जन विद्रोह
को अंजाम दिया गया और जन विद्रोह की पृष्ठभूमि में फरवरी 1948 में जूनागढ़ के भारत में विलय की पृष्ठभूमि तैयार की गई। हैदराबाद के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसमें सबसे मुश्किल विलय जो है हैदराबाद का था, क्योंकि हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां जो दुनिया के सबसे अधिक अमीर थे, और ये जो 565 देसी रियासतों की बात की, जिनमें 13 देसी रियासतें पाकिस्तान के साथ जाती, 552 फाइनली भारत के साथ आती हैं। तो अगर आप देखें तो उन्होंने ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना प्रतिनिधि भेजा, उन्होंने इनकार कर दिया, और ऊपर से विलय का प्रस्ताव जब हैदराबाद के निजाम के पास भेजा गया तो उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। तो हैदराबाद के निजाम की जो मंशा थी, क्योंकि यहां पर ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से भी हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, और जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो देसी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो है हैदराबाद की थी। और ऐसा माना जाता है कि उस समय दुनिया में मतलब दुनिया का सबसे अधिक अमीर व्यक्ति जो है हैदराबाद का निजाम था। लास्टली अगर आप देखें, आप क्या वहां की स्थिति जटिल इसलिए थी क्योंकि अगर आप देखें आबादी 85% हिंदू थी वहां पर, जबकि निजाम मुसलमान था। अब समस्या यह थी कि माउंटबेटन ने सरदार पटेल से कहा था कि बिना बल प्रयोग के इस स्थिति से निपटा जाए, हैदराबाद की चुनौती से। पंडित नेहरू भी माउंटबेटन की इस सलाह से सहमत थे, और उस समय के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जो थे फ्रांसिस रॉबर्ट बूचर, वे भी हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई के अगेंस्ट थे। लेकिन सरदार पटेल ने वहां पर जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, माउंटबेटन की सलाह को ओवरलुक करते हुए, नेहरू की सहमति और सहमति को ओवरलुक करते हुए, सैन्य प्रमुख की सहमति और सहमति को ओवरलुक करते हुए उन्होंने जो है एक ही बात कही कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। और अल्टीमेटली उस सर्जरी की दिशा में पहल जो है 13 सितंबर 1948 को की जाती है ऑपरेशन पोलो के रूप में, और 5 दिनों के भीतर वह सर्जरी सफल होती है और हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। तो अगर इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में देखें तो आप क्या पाएंगे कि कहीं न कहीं देसी रियासतों के भारत में विलय को सुनिश्चित करने का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सहयोगी वीपी मेनन के सहयोग से सफलतापूर्वक उस प्रस्ताव को अंजाम दिया, अर्थात देसी रियासतों के भारत में विलय को सुनिश्चित किया। और उन जगहों पर भी मतलब रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए उन रियासतों के विलय को भी सुनिश्चित किया भारत संघ में जो रियासत अंत तक भारत में विलय को लेकर इच्छुक नहीं थे, उसके विरुद्ध थे। और इस पूरे प्रक्रम में वे साम दाम दंड भेद की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए आते। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो सरदार पटेल का जो यथार्थवादी रवैया था, उस यथार्थवादी रवैये के इस पूरे के पूरे प्रकरण में आप देखेंगे अहम भूमिका रहा है। नेहरू थोड़े से आइडियलिस्ट हो जाते, लेकिन अल्टीमेटली इस बात को ध्यान रखें टीम लीडर नेहरू ही थे, और पटेल या नेहरू के बीच चाहे जितने भी डिफरेंसेज रहे हों, उन डिफरेंसेज के बावजूद आप देखेंगे अंततः देसी रियासतों के विलय के मसले पर देखेंगे दोनों के बीच एक सहमति बनती है और पटेल को उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दी जाती। पटेल अंततः उसको अंजाम तक पहुंचाते। और यही कारण है कि सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता, क्योंकि उन्होंने देसी रियासतों के भारत के साथ विलय में, एकीकरण में उन्होंने अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। दैट्स अब बढ़ने दें यहां पर। अब बढ़ने दीजिए ना, ये नॉर्मल क्लास नहीं है ना। बढ़े आगे, चलिए।
अगला शॉर्ट नोट्स जो है वह क्या है? आईएनएम में सवाल यह उठता, भगत सिंह की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही? क्योंकि आज जिस दौर में हम हैं, कभी सरदार पटेल को गांधी से भिड़ाते हैं, कभी नेहरू से भिड़ाते हैं, कभी भगत सिंह को गांधी से भिड़ाते हैं। तो ऐसे दौर में कभी सुभाष को भिड़ाते हैं। तो ऐसे दौर में अगर आप देखें तो ऐसे दौर में कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उस पर्सनालिटी को मतलब उनका तटस्थ विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। बेसिकली अगर आप देखें तो अगर मैं यह कहूं 1920 के दशक में आईएनएम की वैकल्पिक धाराओं में अगर आप देखें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा जो है वह मजबूती से उभर करके सामने आती है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भगत सिंह ने खुद को क्या किया? इसके पर्याय के रूप में तब्दील कर लेना। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें नहीं तो आवश्यकता इस बात की है भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन को समझने की। सवाल यह उठता, ये भगत सिंह इन्होंने क्या किया? तो पहली चीज अगर आप देखें तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को पुनर्परिभाषित करना, रीडिफाइन किया रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को भगत सिंह ने। और रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को रीडिफाइन करते हुए भगत सिंह ने क्या किया? रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को रीडिफाइन करते हुए उसे समाजवादी रुझानों से लैस किया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो भगत सिंह ने क्या किया? तो भगत सिंह ने धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा। और यहां पर ध्यान रखेंगे, भगत सिंह ने उस दौर में धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा है
जिस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है और उस तीसरे चरण के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले गांधी धार्मिकता में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए आ रहे हैं। और उस दौर में अगर आप देखें तो भगत सिंह व्हाई आई एम अथेइस्ट की रचना करते, मैं नास्तिक क्यों हूं की रचना करते, धर्म को नकारते हैं। और धर्म को अगर ये नकारते तो किन चीजों को, वैज्ञानिक मानवीय गरिमा और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि के सहारे, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिक और रीजनिंग के सहारे वे उसे आउटराइटली डिनाई करते हुए आते। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट इसके लिए सांगठनिक पहल भी करते। अगर आप देखें पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन, और अगर आप देखें तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नेक्स्ट अगर जाकर के देखें नहीं, तो नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखेंगे तो भगत सिंह को इस बात का भी श्रेय हमें देना होगा कि उन्होंने रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बौद्धिक आधार को भी निर्मित करने में बौद्धिक आधार को निर्धारित करने और रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की दशा एवं दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। बेसिकली देखें 1924 में इन्होंने निबंध लिखा, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। अगेन अगर देखें वाई आई एम अथेइस्ट की चर्चा मैंने आपके साथ की और मैंने बतलाया कि इसके कंटेक्स्ट में भगत सिंह पर देखें बाकुनिन का प्रभाव है, पश्चिमी चिंतक बाकुनिन का प्रभाव है। अगेन अगर आप जाकर के देखें 1924-25 में विश्व प्रेम और दूसरा इनका निबंध है युवक, मतवाला में इसका प्रकाशन हुआ था जो कलकत्ता से निकलता था। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, एवं भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा कि जब भगत सिंह को फांसी पर ले जाने के लिए बुलावा आया तो भगत सिंह ने कहा कि अभी ठहर जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है। कहा जाता है कि उस समय जो है लेनिन की पुस्तकें पढ़ रहे थे भगत सिंह। नहीं,
तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़े, नहीं, तो इसके कंटेक्स्ट में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भगत सिंह के कंटेक्स्ट में देखेंगे, जब वैज्ञानिक चिंतन की बात हम करते, ठीक है, तो इस वैज्ञानिक चिंतन का दो बातों से अंदाजा लगा सकते। एक, सुभाष की तुलना में भगत सिंह नेहरू से कहीं अधिक प्रभावित हैं। और दूसरा कंटेक्स्ट देखें, लाला लाजपत राय, जिनको भगत सिंह का गुरु भी माना जाता है, ठीक है, लाला लाजपत राय से काफी प्रभावित थे। और आपको पता होगा सैंडर्स हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, उसके पीछे उसका मूल मकसद ही था लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर देखें तो इन्होंने लाजपत राय के सांप्रदायिक रुझानों के लिए उनकी खुलकर आलोचना की। लाला लाजपत राय को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा, नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इनके बारे में, इनके पास जो है आईएनएम के वर्गीय चरित्र की बेहतर समझ थी। और यह कह सकते कि जितनी बेहतर समझ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वर्गीय चरित्र की भगत सिंह के पास थी, उतनी बेहतर समझ उस दौर के और किसी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के यहां आपको नहीं दिखाई पड़ती। और इसलिए अगर आप देखें तो भगत सिंह जो है किसानों और मजदूरों के राज की बात करते, नहीं। और इसी के कंटेक्स्ट में कहूं तो हिंसा इनके लिए साधन है, साध्य नहीं है। और लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें हिंसा से दूर हटने का प्रयास, तो अगर इस लार्जर कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, बाद में जो है वो हिंसा से दूर हटने की भी बात करने लगे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था अभी तो हम यही करेंगे जो कर रहे हैं, पर बाद में हम पार्टी को समाजवादी लाइन पर जरूर लाएंगे। और आप देखेंगे कि लेटर फेज में वो कहते भी हैं, जब सेंट्रल असेंबली में वो बम फेंकते, क्योंकि सैंडर्स हत्याकांड में उनकी संलिप्तता की बात आती है और उसी केस में उनको फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। असेंबली कांड, बम कांड वाले में देखेंगे तो उन्होंने कहा भी था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट करने पड़ते हैं। तो उनका उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं जो है जान माल का नुकसान वहां पर इन पर्टिकुलर नहीं था। अगर जान माल का नुकसान होता तो उसके लिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की। जब शादी की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा,
राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए, आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने शादी से इनकार किया, यह कहते हुए कि मेरी शादी इनकलाब के साथ हो चुकी है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, उन्होंने क्रांति को डिफाइन करते हुए कहा कि बम और पिस्तौल, क्रांति बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं, समाज का पूर्ण परिवर्तन, जिसमें विदेशी और भारतीय दोनों ही प्रकार के पूंजीवाद को समाप्त करके सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना होगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भगत सिंह को आपको इस बात का क्रेडिट देना होगा। अगर उनके क्रेडिट की बात करूं तो सत्ता परिवर्तन तो सत्ता परिवर्तन की जो लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का रूप देना, नहीं। और अगर देखें इसी के कंटेक्स्ट में वो बृहत्तर लक्ष्य से परिचालित है, पूंजीवाद से पूर्ण मुक्ति की बात, चाहे ये पूंजीवाद देसी हो या विदेशी हो। मतलब आप देखें, नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात की चर्चा करते, भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस प्रकरण में वो लिखते हैं कि भगत सिंह किस प्रकार पंजाब और उत्तर भारत में अचानक ही आश्चर्यजनक रूप से लोकप्रिय हो गए। और लेटर ऑन आप जाकर के देखें, टेररिज्म इन इंडिया के नाम से गुप्तचर विभाग की जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि कुछ समय के लिए तो उन्होंने उस समय के अग्रणी राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में मिस्टर गांधी को भी मात दे दी। पूरे 3 दशकों के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, गांधीवादी फेज के दौरान, गांधी की शख्सियत को अगर कहीं से सशक्त चुनौती मिली है तो भगत सिंह। और एक ऐसा मोमेंट आया नेशनल मूवमेंट में जब भगत सिंह की लोकप्रियता ने गांधी की लोकप्रियता को भी लांघ लिया था। इसी से भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन का आप अंदाजा लगा सकते। तो ये जो लार्जर कंटेक्स्ट है, इस लार्जर कंटेक्स्ट में भगत सिंह की नेशनल मूवमेंट में भूमिका को देखा जाना चाहिए, ना कि भगत सिंह की नेशनल मूवमेंट में भूमिका। इवन आप देखेंगे जलियांवाला बाग वाले एपिसोड ने भगत सिंह को उद्वेलित किया है और वहां से नेशनल मूवमेंट में उनकी एंट्री होती। और सेकेंड फेज में अगर आप देखें तो सेकेंड फेज जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का है, तो सेकेंड फेज में 3 प्रांत जो केंद्र बनते, बंगाल, संयुक्त प्रांत और पंजाब। तो अगर आप देखें तो पंजाब में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के माध्यम से वहां के युवाओं को जो चार्ज अप किया, इसलिए देखेंगे इन तीनों प्रांतों में सबसे ज्यादा चार्ज प्रांत कौन सा था? पंजाब। वहां पर क्रांतिकारी घटनाएं सबसे ज्यादा मिली, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। तो दैट कंट्रीब्यूशन गोज टू भगत सिंह। क्लियर? बढ़ूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सन 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और ये ध्यान रखेंगे 1857 और कुंवर सिंह इस बारे महत्वपूर्ण है।
इस कथन के औचित्य का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इसकी प्रकृति की विवेचना करें। बेसिकली अगर इस प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न किस पर है? यह प्रश्न जो है नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके कंटेक्स्ट को देखें तो पहला कंटेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रॉस कॉन्स नहीं। और प्रश्न का दूसरा डायमेंशन है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अगर था तो क्यों था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। अगर था तो क्यों था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। ठीक है। और प्रश्न का दूसरा पार्ट है इट्स नेचर। अब सिंपल सी चीज है, अगर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि अगर आप देखें तो पहली बार कोई ऐसा रिवोल्ट हो रहा है नहीं जिसका ओरिएंटेशन पैन इंडियन है। पहली बार पैन इंडियन ओरिएंटेशन की बात इसलिए कर रहा क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो दो तीन चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। पहली चीज जो आपको दिखाई पड़ती है कि यह लोकलिटी और रीजन के दायरे से तक सीमित नहीं है, यह उसके दायरे से बाहर निकलता है। एक तो रीजन यह। दूसरा रीजन अगर आप देखें कि यह मेरठ से शुरू जरूर होता है, लेकिन मेरठ से शुरू होकर के यह फैलता चला जाता है दिल्ली होते हुए पूरे यूपी बिहार, मोटा मोटी आप कह लें तो इसका उत्तर भारत में पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं लार्जर स्केल पर यह रिवोल्ट होता है। तीसरा जो कंटेक्स्ट उभर करके आता है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो नेता हैं, इंडियन लीडरशिप है, जो विभिन्न कारणों से ब्रिटिश
पावर से असंतुष्ट है वह कहीं न कहीं रिवोल्ट से आकर के जुड़ती है और अपने क्षेत्र में उस रिवोल्ट को इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट अगर देखें तो सिंबॉलिक हेड के रूप में विद्रोहियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को मनोनीत किया जाता है और उनके नाम पर जो है विद्रोह को संचालित करने की कोशिश की जाती। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें तो भले ये जो शुरू हो रहा हो उसके लिए कुछ लोकल फैक्टर मौजूद हो, उसके लिए कुछ मिलिट्री फैक्टर मौजूद हो, रिलीजियस फैक्टर मौजूद है, लेकिन धीरे 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 अगर आप देखें तो इसका नेचर और कैरेक्टर जो है वह सिंपल नहीं रह करके कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। इसमें अगर आप जाकर के देखें तो सिपाही विद्रोह के भी तत्व आपको मिलेंगे। इसमें अगर आप जाकर के देखें तो इसमें आपको जन विद्रोह के तत्व भी आपको मिलेंगे। इसमें अगर आप जाकर के देखें तो इनमें आपको पीजेंट रिवेलियन के कंपोनेंट भी इसमें समाहित मिलेंगे। इसमें अगर आप जाकर के देखें तो इसमें रिलीजियस कंपोनेंट भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो इसको रिलीजियस वार्म का फॉर्म देता। कई लोगों ने इसको धार्मिक युद्ध के रूप में भी देखने की कोशिश की। इसमें अगर आप जाकर के देखें संस्कृतियों को भी टकराते हुए देखा जा सकता। तो एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह के विस्तार, व्यापकता और प्रभाव, विस्तार, तीव्रता, व्यापकता और प्रभाव, इनको ध्यान में रखते हुए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी जाती है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो एक तबका है जो इससे असहमत है। आरसी मजुमदार का स्टेटमेंट है जो प्रश्न भी बनाया जा सकता, इट वॉज नाइदर द फर्स्ट, यह पहला नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जनजातीय विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों की एक लंबी परंपरा है और 1857 के विद्रोह के पहले 1770 के दशक से उठा करके 1856-57 के विद्रोह तक देखें तो आप ये देखेंगे औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोधों की एक लंबी परंपरा रही है। नंबर 1, नाइदर फर्स्ट। दूसरा, मैं कोट करना चाहूंगा करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, जिन्होंने इंडियन नेशनलिज्म की दृष्टि से ट्राइबल रिवोल्ट की अहमियत की ओर इशारा करते हुए कहा कि सही मायने में देखा जाए तो ट्राइबल रिवोल्ट जो हैं वो इंडियन नेशनलिज्म के लिए टॉर्च बियरर का काम करते हैं। जब शेष भारत नेशन और नेशनलिज्म से अनभिज्ञ था उस समय ट्राइबल रिवोल्ट ने जो है और उसके लीडर्स ने जो है औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ न केवल आवाज बुलंद की बल्कि औपनिवेशिक सत्ता को समूल उखाड़ फेंकने की भी बात की। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का सपना भी पहली बार उन्होंने ही देखा था और इसकी अहमियत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप कांग्रेस आंदोलन का जो फर्स्ट फेज है जिसको लिबरल फेज कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं, उन उदारवादी चरणों के दौरान भी देखें 19th सेंचुरी के लास्ट तक आप यह पाएंगे कि ब्रिटिश महारानी की प्रशंसा की जा रही है, उनकी वंदना की जा रही है, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं, उनके पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। तब उसकी अहमियत का अंदाजा लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यह कहा जा रहा है कि नाइदर फर्स्ट, तो यह उचित ही है। नॉर नेशनल, क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट और इसको जो डिफरेंशिएट किया जाता है इस आधार पर कि ट्राइबल रिवोल्ट जो है लोकल और रीजनल इन नेचर है, नहीं, उनका इंपैक्ट, इंटेंसिटी उनकी ज्यादा है, इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करेंगे, लेकिन उनका इंपैक्ट जो है वो छोटे स्तर पर दिखाई पड़ता है। और इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह नेशनल भी नहीं है। नेशनल क्यों नहीं है? तो दो कारणों से नेशनल नहीं है। एक तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आपको यहां पर नहीं दिखाई पड़ता, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डोमिनेटिंग यहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अगर आप देखें
औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का न कोई रोड मैप है, न कोई क्लियर कट विजन है। नहीं। तीसरा, नेशन और नेशनलिज्म की बात इस फेज में नहीं कर सकते क्योंकि वो लेटर फेज के डेवलपमेंट हैं। नहीं, तो इस स्थिति में इसको नेशनल कहना भी उचित नहीं है। और चौथी, और ना ही नेशनलिज्म का तत्व जो है वह इनके लिए कनेक्टिंग फिगर का काम करता है। नेशनलिज्म ने इनको कनेक्ट नहीं किया, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट ने और कॉमन एनिमी फैक्टर ने इन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। और लास्ट पॉइंट अगर इस कंटेक्स्ट में कहूं तो वह यह कि अगर इनके विस्तार को भी देखें तो पश्चिमोत्तर भारत तो पूरा का पूरा इससे अछूता ही रहा। नहीं, नर्मदा के दक्षिण का पूरा इलाका इससे अछूता रहा। देवघर से पूर्व का पूरा इलाका अगर आप देख ले तो वो इससे अछूता ही रहता है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इस लार्जर कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल भी नहीं है और नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी यहां पर नहीं है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम इसके नेचर की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि वह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो या नहीं हो, लेकिन इतनी बातें तो कही ही जा सकती हैं कि यह जो है सिपाही मूटनी से ज्यादा था और नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से थोड़ा कम था। इन दोनों के बीच वाली स्थिति को संकेतित करता। और दूसरी बात, इसकी अहमियत इस बात में है कि इसने लोकल और रीजनल लेवल पर जो ट्राइबल रिवोल्ट हो रहे हैं, जो सिविल रिवेलियन हो रहे हैं, उनको और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीच इसने कनेक्टिंग फैक्टर का काम किया, ब्रिज का काम किया। और नेशनलिस्ट की जो आने वाली पीढ़ियां थी उनके लिए 1857 के रिवोल्ट जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन के रूप में सामने आते। इसके कंटेक्स्ट में आप चीजों को, क्योंकि इसमें आपको मिलिट्री कंपोनेंट भी मिलेंगे और इसमें आपको सिविलियन कंपोनेंट भी मिलेंगे। दोनों कंपोनेंट आपको यहां पर मौजूद मिलेंगे। पॉलिटिकल कंपोनेंट भी मिलेंगे आपको, रिलीजियस कंपोनेंट भी आपको यहां पर मिलेंगे। नहीं, कल्चरल कंपोनेंट भी आप मिलेंगे। तो इसका नेचर जो है वह मिक्स है और कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? नेक्स्ट डायमेंशन, कला एवं स्थापत्य की परंपरा में पाल कला के स्थान का निर्धारण करें। यह किन अर्थों में भिन्न और विशिष्ट है? अगर इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न के दो पहलू हैं। प्रश्न पाल कला पर है और इसके दो कंटेक्स्ट हैं। नंबर 1, कला एवं स्थापत्य की परंपरा में
और दूसरा बेसिकली अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि दो पार्ट हैं। दरअसल ये क्या है? इसी का विस्तार, क्योंकि पहले पार्ट को रिस्पोंड करते हुए आपको किसकी चर्चा करनी होगी? नहीं, पाल कला के भिन्नता और वैशिष्ट की चर्चा करनी होगी। तो अगर पाल कला को आप कला और स्थापत्य की परंपरा में पाल कला के स्थान को निर्धारित करना चाहते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नहीं, कला और स्थापत्य की परंपरा पालों के पहले तक काफी विकसित हो चुकी थी, क्योंकि मौर्यों के पहले तक अगर आप जाकर के देखें तो आपको काष्ठ कला की चीजें दिखाई पड़ेंगी। मौर्यों के यहाँ काष्ठ कला के तत्व भी आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन प्रस्तर कला का भी विकास मौर्यों के यहाँ देखने को मिलता है। आगे अगर आप जाकर के देखें तो गुप्त काल के दौरान भी कला और स्थापत्य का विकास होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाल कला इन सब के बाद आता है, तो निश्चित तौर पर पाल कला पर इनका प्रभाव भी होगा और पाल कला मौर्य कला या गुप्त कला से भिन्न और विशिष्ट भी होगी। जैसे अगर आप देखें तो पाल कला को मध्यकालीन कला की पूर्व शैली के रूप में रेखांकित किया जाता है और इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की कला के रूप में जो है इसकी पहचान निर्मित हुई है। तो पहला डिवाइडिंग फैक्टर जो आपको दिखाई पड़ता वह यह है कि कला जो है, कला और स्थापत्य की परंपरा अब प्राचीनता के दायरे को लांघ करके मध्यकाल में प्रवेश कर रही है और पाल कला इसका प्रमाण बन करके आती है। नंबर 2 अगर आप देखें, मौर्य कला की तरह पाल कला में भी शरीर का जो अग्रभाग है, फ्रंट है, उसको फोकस किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक, मौर्य कला में जो उत्कृष्टता आपको दिखाई पड़ती है, जो एफिशिएंसी मौर्य कला में आपको दिखाई पड़ती है, उस उत्कृष्टता का अभाव आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है, गुप्त कला में जो सादगी दिखाई पड़ती है उसका भी यहां पर अभाव दिखाई पड़ता। बेसिकली अगर आप देखें तो पालों का शासनकाल जो है, अगर आप देखें तो यह वह दौर है जिस दौर में सामंती व्यवस्था का प्रचलन जो है वह अपने चरम की ओर अग्रसर होता है। और सामंती व्यवस्था में अगर आप जाकर के देखें तो बाह्याडंबर और प्रदर्शन प्रियता आपको दिखाई पड़ेगी। नहीं, मतलब फ्यूडल इंपैक्ट जो है वो आर्ट पर भी दिखाई पड़ेगा। आर्टिफिशियलिटी आपको दिखाई पड़ेगी, अलंकरण पर फोकस आपको दिखाई पड़ेगा, कृत्रिमता यहां पर दिखाई पड़ेगी। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो पाल कला में क्या देखेंगे तो एक और चीज आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे मौर्यन आर्ट को आप देखें तो मौर्यन आर्ट पर बौद्धों का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए मौर्य कला जो है, मौर्य कलाओं को देखें तो मौर्य कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता। गुप्तों की कला को अगर आप देखें तो गुप्तों की कला पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर पाल कला के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो पाल कला पर जो है वह बौद्धों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है और गुप्त कला की तरह पाल कला पर हिंदू प्रभाव भी दिखाई पड़ता है।
प्रमुखतः देखें पाल कला पर बौद्ध प्रभाव दिखाई पड़ता, लेकिन कुछ हिंदू देवी देवताओं के पिक्चर को भी वहां पर डिपिक्ट किया गया। अगेन अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यह माना जाता है कि अजंता और एलोरा के भित्ति चित्रों का भी पाल कला पर प्रभाव दिखाई पड़ता, मनुष्य और पशु दोनों के चित्र। लेकिन फिर आप देखें जो एफिशिएंसी अजंता और एलोरा के भित्ति चित्रों में दिखती है, वैसी एफिशिएंसी आपको पाल कला में नहीं दिखाई पड़ती, पालों के भित्ति चित्र में आपको नहीं दिखाई पड़ती। अगेन अगर यहां से मूव करें तो पालों की जो विशिष्ट पहचान बनती है वह किस चीज के लिए? ब्रॉन्ज आर्ट के लिए। कांस्य मूर्ति कला जो है पाल कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। गया उसके सेंटर के रूप में उभर कर सामने आता, और अगर आप देखें तो यह मूलतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जैसे आपको मौर्यों के यहां भी आपको रिलीजियस टॉलरेंस कला के क्षेत्र में भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो पालों की कला में भी जो है धार्मिक पाल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता जो है प्रतिबिंबित होती आती है। बौद्धों का प्रभाव ही नहीं है बल्कि हिंदू धर्म का प्रभाव भी उनकी कला पर स्पष्ट शब्दों में दिखाई पड़ता। दूसरा अगर आप देखें मतलब कांस्य मूर्ति कला के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो उसी में एक और चीज आप देखेंगे कि धातुओं को ढालने की जो क्षमता है उनमें दक्षता दिखाई पड़ती। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धीमान और बीतपाल ये दो लोग कलाकार जो हैं काफी चर्चित हैं। और केवल धातुओं को ढालने की क्षमता में के कंटेक्स्ट में ही नहीं बल्कि अगर आप देखें चित्रकला और मूर्ति कला में भी उनकी वह दक्षता। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें स्टोन आर्ट के कंटेक्स्ट में जाएं, प्रस्तर मूर्ति कला के कंटेक्स्ट में अगर आप जाएं तो उसका भी प्रचलन दिखाई पड़ता है। नहीं, यहां पर अगर आप देखें तो ब्लैक बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग दिखाई पड़ता। और जैसा कि मैंने कहा था कि मूर्तियों के फ्रंट को फोकस किया जाता, कुछ एक जगहों पर मूर्ति का जो बैक है उसको भी अहमियत दी गई है। अगर आप मृन मूर्ति कला की बात करें तो उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा। विषय वस्तु आपको धार्मिक भी मिलेगी और विषय वस्तु आपको रियलिस्टिक भी मिलेगी। फाइन आर्ट के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, चित्रकला के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो पांडुलिपि के रूप में जो डिपिक्शन हो रहा है वो ताम्रपत्र पर अंकित है और भित्ति चित्र के रूप में जो डिपिक्शन हो रहा है वो आपको वॉल पर उनका अंकन आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके कंटेक्स्ट में कहा कि अजंता एलोरा और बाघ का भी असर दिखाई पड़ता लेकिन उनकी वाली एफिशिएंसी नहीं। स्थापत्य कला के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो हिंदू और बौद्ध वास्तुकला के विकास में अहम योगदान रहा। विशेष करके इस दौर में देखें, नालंदा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, उदंतपुरी की बात करें, तो पालों के आर्किटेक्चर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, चूंकि भिन्नता और विशिष्टता की अगर बात है तो एक तो वैसी एफिशिएंसी नहीं दिखाई पड़ती, नंबर 2 ओरिजिनलिटी का अभाव है। जैसा कि हमने कई कंटेक्स्ट में कहीं पर मौर्यन प्रभाव की बात की,
कहीं पर बौद्ध प्रभाव की बात की, कहीं पर हमने उसके कंटेक्स्ट में अजंता एलोरा और बाघ के प्रभाव की बात की। तो अगर आप देखें इनमें ओरिजिनलिटी का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, अत्यधिक अलंकरण, डेकोरेशन, और इस अत्यधिक अलंकरण के कारण अगर देखें नेचुरलिटी का अभाव, स्वाभाविकता का अभाव, आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता। इसमें अगर एक दो फीचर अगर आप देखें, जो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कुछ चीजों के कंटेक्स्ट में मौलिकता के अभाव की बात जो की जाती है, तो उसके कंटेक्स्ट में देखें कुछ अपने इसके स्पेसिफिक फीचर हैं। जैसे स्पेसिफिक फीचर के रूप में आप देखें, मैंने एक चर्चा की कांस्य धातु कला के कंटेक्स्ट में, नहीं, और दूसरी हमने ब्लैक बेसाल्ट पत्थरों के प्रयोग के कंटेक्स्ट में बात की, तो वो इनका स्पेसिफिक फीचर है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, फेमिनिटी के प्रति आग्रहशीलता यहां पर दिखाई पड़ेगी। पुरुषों की मूर्तियों को भी देखेंगे, मेल इमेज में भी जो है फेमिनिटी के रिफ्लेक्शन आपको होंगे, नारी सुलभ कमनीयता के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। और जो देव मूर्तियां हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वे अत्यंत जीवंत लगते, मानवीय लगते। देव मूर्तियों में मानवीय संदर्भ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के कंटेक्स्ट में इसको समाप्त करना है। नेक्स्ट मूव करें। गांधी की वर्ण और जाति विषयक धारणा पर प्रकाश डालते हुए बतलाइए कि इस मसले पर गांधी और अंबेडकर के बीच क्या मतभेद थे। इन मतभेदों ने राष्ट्रीय आंदोलन की दशा दिशा को किन रूपों में प्रभावित किया। सबसे पहले डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। पहला पार्ट है गांधी के वर्ण एवं जाति विषय का अवधारणा। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है?
अंबेडकर से मतभेद। और तीसरा डायमेंशन है इन मतभेदों का बेसिकली अगर आप जाकर के देखें गांधी की वर्ण और जाति विषयक अवधारणा को देखें तो आप यह पाएंगे कि गांधी वर्ण और जाति के संदर्भ में व्यावहारिक नजरिया अपनाते हैं। व्यावहारिक नजरिया का मतलब नहीं, इसके सकारात्मक पक्षों को स्वीकारना, और इन सकारात्मक पक्षों के आलोक में इसे बनाए रखने, संरक्षित करने की बात, वे इसे प्रोटेक्ट करने की बात करते, प्रिजर्व करने की बात करते। नहीं, दूसरी ओर अगर आप देखें इसके विभेदकारी तत्वों पर, इसके विभेदकारी तत्वों पर प्रहार करते। डिस्क्रिमिनेटरी फीचर जो है वर्ण और जाति का, उस पर ये अटैक करते हैं और अटैक करते हुए इसे मानवीय स्वरूप प्रदान करने की बात करते हैं। नहीं, इनका कहना है कि इस वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम को उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क है क्योंकि वर्ना सिस्टम को अगर आप देखें तो वो उसको ऐसे सोशल ऑर्डर के रूप में लेते, ऐसी सामाजिक व्यवस्था के रूप में लेते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर पर बेस्ड है। वो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, डिवीजन ऑफ लेबर पर बेस्ड ऐसा सोशल ऑर्डर आपको कहीं नहीं दिखेगा, या केवल सनातन धर्म में दिखेगा, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में दिखेगा, और इसीलिए यह समाज के लिए आवश्यक है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वर्णाश्रम धर्म का जो अवसान है, वर्णाश्रम धर्म का जो डिक्लाइन है, उसको लेकर के गांधी चिंतित होते हैं, उसके रिवाइवल की बात करते हुए का नहीं। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि ये चारों वर्ण जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए आते हैं, एक दूसरे के बिना ये इनकम्प्लीट है। और इसी के कंटेक्स्ट में इनका कहता है, मतलब वर्ण व्यवस्था की जो सामाजिक आर्थिक उपयोगिता है वो उसको स्वीकार करते हैं,
उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते, प्रिजर्व करने की बात करते, हिंदू धर्म के इनोवेशन के रूप में उसकी चर्चा करते। ठीक है, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, नहीं, कास्ट सिस्टम के संदर्भ में इनके रुख क्या है? नहीं, वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप जाकर के देखें तो कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं पेशा पर आधारित संकल्पना है। और अगर देखें तो यह जो है कास्ट सिस्टम जो है इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो कास्ट सिस्टम के संदर्भ में इनके अप्रोचेज क्या है? क्या हुआ? ओके, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? कास्ट सिस्टम को दो कंटेक्स्ट में ये कहते हैं कि ये अनड्यू कंपटीशन से भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और दूसरा अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो कास्ट सिस्टम जो है वह इनफॉर्मल वे ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है। मतलब बिना किसी एडिशनल एफर्ट के लोहार के बेटे को लोहारगिरी सीखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं, किसान के बेटे को किसानी सीखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, तो अगर देखा जाए तो यह इनफॉर्मल ट्रेनिंग का भी फॉर्म लेता है। और तीसरी चीज जो है यह अभाव और गरीबी जैसी समस्याओं का हल है। नहीं, उन्होंने जो कहा, उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि कास्ट सिस्टम जैसी चीजें जो हैं इनोवेशन के रास्ते में बाधक है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दरअसल आप देखें, इसी बात को अगर आप दूसरे कंटेक्स्ट में कहना चाहें तो आप यह कह सकते हैं, तीन बातें कह सकते हैं वर्ण और जाति के संदर्भ में जो गांधी के अप्रोच है। पहला कंटेक्स्ट हुए वर्ण और जाति को उसके ओरिजिनल फॉर्म में बनाए रखने की बात करते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म के रिवाइवल के फेवर में। दूसरी बात आप यहां पर कह सकते कि वे आज के कंटेक्स्ट में ना तो वर्ण को के पक्ष में है ना जाति के पक्ष में। इन्हीं को दूसरी बात संदर्भ में कहें, क्योंकि आज वर्ण और जाति को अगर आप देखें तो वे डिस्क्रिमिनेशन से उनका कहीं न कहीं अभिन्न संबंध है, वो डिस्क्रिमिनेशन का आधार बन चुके हैं। और तीसरी बात अगर देखें तो यह कहा जा सकता है कि वर्ण और जाति का समर्थन करना और वर्ण आधारित भेदों, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वर्णा बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना, ये दोनों दो चीजें हैं। गांधी इसको डिफरेंशिएट करते। गांधी वर्णा बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, उस सेंस में कास्ट में जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का भाव है उसको गांधी क्रिटिसाइज करते हैं। अनटचेबिलिटी को वे कास्ट सिस्टम के प्रोडक्ट मानने से इनकार करते हैं, अनटचेबिलिटी के वे अगेंस्ट है। और उनका मानना है कि अगर वाकई हम कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम के पॉजिटिव एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में डिस्क्रिमिनेशन का, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिसेस का हमें विरोध, मतलब जो है विरोध करना होगा, उससे बचना होगा। अदरवाइज उसको प्रोटेक्ट कर पाना, उसको प्रिजर्व कर पाना जो है संभव नहीं होगा। अंबेडकर के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो अंबेडकर की वर्ण और जाति को लेकर के सोच क्या है? अंबेडकर वर्ण और जाति को शोषण के उपकरण के रूप में देखते हैं।
और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके प्रति उनका नजरिया क्या है? उसके प्रति उनका नजरिया नकारात्मक है। ये इसे अमानवीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अंबेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। मतलब अंबेडकर की दृष्टि में यहां पर कुछ भी सकारात्मक नहीं है, सब कुछ क्या है? सब कुछ नकारात्मक ही नकारात्मक है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, वे वर्ण व्यवस्था, वे जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात करते। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का यही विभेदकारी पक्ष है। अगर आप देखें तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो विभेदकारी पक्ष है, ठीक है, इसके विभेदकारी पक्ष को वे किससे जाकर जोड़ते? हिंदू धर्म की बुनियाद से जाकर के जोड़ना। ये कहते हैं कि दरअसल असमानता अगर आप देखें, असमानता हिंदू धर्म की बुनियाद में मौजूद है। मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कि असमानता को प्रोटेक्ट करता हो, प्रमोट करता हो। लेकिन हिंदू धर्म जो है इनइक्वलिटी को क्रिएट भी करता है, हिंदू धर्म इनइक्वलिटी को प्रोटेक्ट भी करता है और हिंदू धर्म इनइक्वलिटी को प्रमोट भी करता है। नहीं, और इसलिए इनका मानना है कि जब तक यह हिंदू धर्म है तब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वर्ण बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति संभव नहीं है। नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते। नहीं, जबकि गांधी को अगर आप देखें तो वे मूलतः धार्मिक व्यक्ति हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इन मतभेदों का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, तो थोड़ा सा समझे। नहीं, एक और गांधी हैं, नहीं, अछूतोद्धार की बात करते। एक और गांधी हैं, नहीं, जो विभेद के निषेध की बात करते। और बेसिकली अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, वर्ण एवं जाति का स्वीकार्य यहां पर है। आप यह कह सकते कि गांधी की प्राथमिकता क्या है? एंटी कॉलोनियल यूनाइटेड फ्रंट। और उनकी वर्ण एवं जाति विषयक दृष्टि क्या है? गांधी की वर्ण और जाति विषयक दृष्टि जो है इसमें सहायक है। नहीं, वह
एंटी कॉलोनियल यूनाइटेड फ्रंट को भी मजबूती प्रदान करता और विभेद का निषेध करते हुए क्या करता है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था को भी मानवीय चेहरा प्रदान करता है। अंबेडकर के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, नहीं, बेसिकली अगर आप देखें तो अंबेडकर जो हैं वे कहीं ना कहीं जो है आईएनएम की तुलना दलितों के प्रश्न को कहीं अधिक तरजीह देते हैं। और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के उपकरण में तब्दील होते दिखाई पड़ते। इसका इस्तेमाल अंबेडकर का दलितों के प्रति जो आग्रहशीलता है, उस आग्रहशीलता का इस्तेमाल अंग्रेज जो है वह कहीं न कहीं नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट करते दिखाई पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बनकर आता है मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932। नहीं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, लेकिन अगर आप देखें गांधी ने क्या किया, गांधी ने पूना पैक्ट के जरिए अंग्रेजों की इस रणनीति को विफल किया। और बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, तो गांधी ने जो है आईएनएम की मुख्य धारा से भीमराव अंबेडकर को जोड़ने की लगातार कोशिश की। और इसी कोशिश का परिणाम यह होता कि भीमराव अंबेडकर जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बनते। और फिर जो हुआ वह इतिहास है। नहीं तो जब अगर हम देखें इन मतभेदों का जो आईएनएम पर प्रभाव पड़ा, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्विरोधों को क्या किया, आईएनएम के अंतर्विरोधों को उजागर करना। लेकिन लास्टली अगर आप जाकर के देखें तो इसने आईएनएम को क्या किया, इसने आईएनएम को मानवीय चेहरा प्रदान किया। नहीं, और इसी के कारण अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते, पूना पैक्ट दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण का उपकरण बना।
बातें। अब आज यहीं तक, एक क्वेश्चन बच गया अगले टेस्ट में फिर, यद्यपि वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अगले टेस्ट में मैं कर दूंगा। एजुकेशनल विजन ऑफ गांधी एंड टैगोर और कंपैरिजन उसका, ठीक है बस।